नमस्कार। हमारे प्रीवियस ईयर कॉमर्स क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखते हैं, इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहा है ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। ही गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये कह रहा है कि ए जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, मीन्स कि वो डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है और उसने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें उसका ईयर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, drawings made during the year rupees 60,000, capital added during the year 75,000। मतलब ये जो कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर मीन्स की एडिशनल कैपिटल है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम से जब अकाउंटिंग की जाती है तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो यहां जो दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000 प्लस ड्रॉइंग 60,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 2 लाख माइनस एडिशनल कैपिटल 75,000। तो यहाँ सोल्व करने पर वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 35,000। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ 35,000। तो ये क्वेश्चन था, सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, उससे हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना था। तो फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए चार्ट नो वन एज। ये कह रहा है कि हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉय को इफेक्ट करने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम एक चार्ट से शो करते हैं। तो उस चार्ट का नाम क्या है, कि कौन से चार्ट से शो किया जाता है? तो इसने जो हमें चार ऑप्शंस दिए उसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड एंड पुअर चार्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एस एंड पी चार्ट बोल देते हैं। और एस एंड पी चार्ट जो है वो क्या है? ये यूएस मार्केट का जो टॉप 500 कंपनीज हैं जो ट्रेड करती हैं उनका इंडेक्स शो करता है। जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स निफ्टी है, तो इसी प्रकार यूएस मार्केट के अंदर क्या है, टॉप 500 कंपनीज का ये इंडेक्स है। इसके बाद में सेकंड इसने बोला एनवाईएससी चार्ट। तो एनवाईएससी चार्ट क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट का, न्यूयॉर्क मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है उसको इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए एनवाईएससी चार्ट यूज होता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां हमारा जो टोटल रिवेन्यू इक्वल हो जाता है किसके? टोटल एक्सपेंसेस के, जिसको हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट चार्ट। ड्यू पॉइंट चार्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ट भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ट बोल देते हैं, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को शो करता है कौन सा चार्ट है? उस चार्ट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट चार्ट, क्योंकि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन, या फिर बोल दो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में शो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103, कह रहा है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 21,28,000, टोटल डेप्ट आर 42,50,000,
if the company's long term debt are 27,30,000 then current ratio will be, तो करंट रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ देखिए जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो इंफॉर्मेशन क्या है, एक तो वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दूसरी जो इंफॉर्मेशन इसने हमें दी वो है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मीनिंग क्या है कि टोटल लाइबिलिटीज कितनी है। टोटल डेप्ट को हम बोल सकते हैं कि ये है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट मीन नॉन करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म डेप्ट मीन करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट कितना है, टोटल डेप्ट है हमारा 42,50,000 इज इक्वल टू, इसने बोला कि लॉन्ग टर्म डेप्ट मींस नॉन करंट लाइबिलिटी है 27,30,000 और प्लस में करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42,50,000 माइनस में 27,30,000 करेंगे, 42,50,000 माइनस 27,30,000 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज। तो 15,20,000 कितनी हो जाएगी, 15,20,000 करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी। अब जब करंट लाइबिलिटीज हमें मिल गई, वर्किंग कैपिटल गिवन है, मींस कि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले की दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे तो मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि वर्किंग कैपिटल इसने बोला 21,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है 15,20,000। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 37 लाख, वैल्यू आ जाएगी 37 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे, कह रहा है कि करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो है 37 लाख और करंट लाइबिलिटीज है 15,20,000। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे इसको तो 2.4 रेशियो 1 आ जाएगा। तो करंट रेशियो कितना आएगा, 2.4 रेशियो 1। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है which ratio indicate the firm's capacity to pay long term debt and procure additional loan and inform whether the firm is following the policy of trading on equity। ये कह रहा है कि ये जो चार रेशियोज दे रखे हैं इनमें कौन सा रेशियो है जो फर्म की लॉन्ग टर्म डेप्ट की पेमेंट करने की कैपेसिटी शो करेगा और इसके साथ साथ ये इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ साथ कुछ फिक्स्ड कॉस्ट वाली सिक्योरिटी जैसे कि डेप्ट या लोन इंक्लूड करे, जिससे कि शेयर होल्डरों को की जो वैल्यू है, शेयर की वैल्यू उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए कौन सा रेशियो है जो ये बताएगा, तो प्रोप्राइटरी रेशियो या हम इसको बोलते हैं इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या बताता है, इक्विटी रेशियो बताता है, अगर कैलकुलेट करने के फॉर्मूले की बात करें तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। देखिए एक चीज डिस्कस करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो लाइबिलिटी साइड क्या करती है बैलेंस शीट की, फंड प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और एसेट साइड में क्या है कि जो फंड लाइबिलिटी साइड ने प्रोवाइड करवाया वो एसेट साइड में यूज होता है, मतलब एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। तो लाइबिलिटी साइड ये बताती है कि ये जो फंड कहाँ से हमने एक्वायर किया है, और एसेट साइड बताती है कि फंड कहाँ का इन्वेस्ट हुआ। मींस कि एसेट साइड को फाइनेंस करने का काम लाइबिलिटी साइड करती है, लाइबिलिटीज इन एसेट्स को फाइनेंस करती है, फंड प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताती है कि टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन हमने इक्विटी से फाइनेंस किया हुआ है, मतलब इक्विटी लाइबिलिटी साइड शो करते हैं।
तो इक्विटी से कितना पोर्शन टोटल एसेट्स का फाइनेंस हुआ है। सेकंड जो है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेब्ट का मीन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितने हैं, इक्विटी का मीन कि शेयर होल्डर ओनर्स के फंड कितने लगे हुए हैं। सोल्वेंसी रेशियो बताएगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, एक प्रकार का सोल्वेंसी रेशियो जो ये बताएगा कि बिजनेस ने कितना पोर्शन है टोटल अपने फंड का वो डेब्ट से लिया हुआ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट बिजनेस उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, तो उसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड जो है उसी को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ये बताएगा कि जितना फंड इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर किस रेट से रिटर्न मिल रहा है। डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट सर्विस रेशियो को हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि हमारे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट का कितने टाइम्स है। मीन्स कि जो फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज है उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो क्या हम उस इंटरेस्ट के टाइमली पेमेंट कर पाएंगे, ये चेक करने के लिए डेब्ट सर्विस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन ये था कि फर्म की लॉन्ग टर्म डेब्ट की पेमेंट टाइमली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए सोल्वेंसी रेशियो चेक किया जाता है। तो सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसके साथ साथ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग कि टोटल जो बिजनेस ने फंड यूज किया उनमें से फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटी से कितना फंड यूज किया जिससे कि इक्विटी की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन। स्टेटमेंट 1 है डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू असरटेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स हमने चार्ज कंज्यूम की है इस साल जितने रुपए की, वो इसी साल का एक्सपेंडिचर है, तो वो चार्ज करनी चाहिए ताकि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता लग जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज हायर देन बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है एसेट्स की, मीन्स की मान लीजिए हमने वो एसेट्स परचेज की थी 5 लाख रुपीज की, तो ये बुक वैल्यू है उसकी, जितने की परचेज की थी बुक में दिखा रखी है 5 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट के अनुसार। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मान लीजिए ये कह रहा है कि उसकी 8 लाख हो जाए, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई, बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स की वैल्यूएशन का कोई प्रोसेस नहीं है। डेप्रिसिएशन के थ्रू हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे जो कारण होता है वो कारण क्या है कि जो उस एसेट्स को ने इस साल अपनी सर्विसेज दी है बिजनेस में, जितनी एसेट्स हमने इस साल कंज्यूम किया, उस एसेट्स का जितना पार्ट कंज्यूम किया है वो हमें इस साल के प्रॉफिट से चार्ज करना है। तो मार्केट वैल्यू का यहाँ कोई मतलब कि जो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ना हमें मार्केट वैल्यू देखनी होती है एसेट्स की। तो यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो स्टेटमेंट 1 ओनली जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 106, कह रहा है पेटी केस बुक्स इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग। तो पेटी केस बुक क्या होती है कि जब बिजनेस के अंदर छोटी छोटी केस की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उन सारी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को अगर हम मेन केस बुक में दिखाएं तो वहां बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मेन केस बुक जो है वो ओवरबर्डन हो जाएगी। और जब बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो जो बिजनेस का मेन कैशियर होता है वो मेन कैशियर क्या करता है, अपने साथ एक पेटी कैशियर रख लेता है, उसको स्टार्टिंग के अंदर मंथली मान लो या टाइम पीरियड सेट कर लिया करके, मान लीजिए मंथली है, मंथ के स्टार्टिंग में एक फिक्स बैलेंस दे देता है, अमाउंट प्रोवाइड करवा देता है, और वो उस अमाउंट में से जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट करता रहता है। ईयर के एंड तक जितने
एक्सपेंसेस की उसने पेमेंट कर दी, मान लीजिए उसको 5000 मंथ के स्टार्टिंग में उसने फंड रिसीव किए थे मेन कैशियर से, ईयर में उसने 4000 की पेमेंट्स की टोटल। तो उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मेन कैशियर से 4000 रुपीज और ले लेगा और 5000 का बैलेंस मेंटेन करके चलेगा। तो बाद में वो डेली कोई रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं करता है केस की, वो सिर्फ जो छोटी छोटी एक्सपेंसेस हैं जो उसने पेमेंट किए केस में, सिर्फ पेटी केस बुक में उनको रिकॉर्ड करता रहता है। तो पेटी केस बुक जो मेंटेन किया जाता है वो पेटी एक्सपेंसेस पेड इन केस, इसके लिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पेटी एक्सपेंसेस पेड इन केस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहा रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन गिवन। स्टेटमेंट 1 है, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्यों कि पासबुक तो क्या करता है, पासबुक में रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड तो बैंक करता है लेकिन वो कस्टमर की ट्रांजेक्शन होती है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ए बिजनेस फर्म periodically prepare a bank reconciliation statement to reconcile the bank balance as per case book with the passbook as these to show different balance for various reason। हाँ, ये भी है कि बिजनेस क्या करता है, टाइम टाइम पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता रहता है और क्या करता है उसके अंदर कि उसकी पासबुक में जो बैलेंस दिखाया गया और उसकी जो कैश बुक बैलेंस दिखा रही है, कैश बुक का बैंक कॉलम जो बैलेंस दिखा रहा है, उनके अंदर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किसी भी रीजन से आ सकता है। जैसे कि दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में टाइम गैप आ गया, जैसे मान लीजिए कि बिजनेसमैन ने किसी को कोई चेक दिया, तो वो चेक बिजनेसमैन तो अपनी कैश बुक में सेम डे रिकॉर्ड कर गया पेमेंट साइड में, लेकिन वो पर्सन जिसको चेक दिया गया वो बैंक के पास पेमेंट रिसीव करने के लिए गया ही नहीं, उसने उस चेक को बैंक में डाला ही नहीं, तो बैंक में तो वो पेमेंट हुई नहीं, तो पासबुक तो वो बैलेंस नहीं दिखा रही है। पासबुक और कैश बुक का बैलेंस कब मैच होगा, जब वो पर्सन उस चेक को बैंक के पास लेके जाए और बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो यहाँ टाइम गैप आने की वजह से दोनों के अंदर डिफरेंस आया, तो बैंक बिजनेसमैन क्या करता है, जो इस टाइप के डिफरेंस है उनको एडजस्ट करता है और एडजस्ट करने के बाद देखता है कि क्या अब मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस पर्पज के लिए वो क्या करता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो यहाँ जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स अपनी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द करंट लाइबिलिटीज ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड आर 1,50,000, इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1, द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ देखिए करंट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो करंट रेशियो गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है। तो यहाँ से हम करंट एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। जैसे करंट रेशियो क्या है, 3:1 मीन्स की करंट एसेट्स 3 की है, करंट लायबिलिटी 1 की है। तो इसी फॉर्मूले के रूप में वैल्यू पुट कर दी हमने। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, गिवन नहीं है, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,50,000। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4,50,000। दूसरा हमें लिक्विड रेशियो दे रखी है, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो 1/1 है, लिक्विड एसेट्स गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटीज 1,50,000 है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो लिक्विड एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,50,000। तो करंट एसेट्स की वैल्यू है 4,50,000, लिक्विड एसेट्स की वैल्यू है 1,50,000। अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में डिफरेंस किस चीज का है, करंट एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें स्टॉक को, अगर माइनस कर दे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो पीछे जो बचती है वो हमारी क्या होती है, लिक्विड एसेट्स होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, तो ये लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है। अब हमें क्या है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है,
प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस बना, वो डिफरेंस किसकी वजह से है? इन्वेंट्री की वजह से या स्टॉक की वजह से है। तो स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है? 4,50,000। लिक्विड एसेट्स कितने की है? 1,50,000। तो 3 लाख रुपीज हमारा क्या आ जाएगा? स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 है कि द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन ड्यू इज नो वन एज। तो ये कह रहा है कि जैसे ही कोई अमाउंट ड्यू होती है उसी टाइम हम उसकी पेमेंट कर देंगे, क्या हमारा बिजनेस इस पोजीशन में है? तो वो कौन सा रेशियो है जो ये बताएगा? तो देखिए, सोल्वेंसी रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। लिक्विडिटी रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है कि बिजनेस का रिटर्न्स बताता है कि सेल्स पर कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है, इनका रेशियो क्या है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इक्विलिब्रियम। ये देखिए, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या है कि देखिए बिजनेस क्या करता है कि अगर मान लो अपने पास जितना रिक्वायर फंड है उससे बहुत ज्यादा कैश अपने पास मेंटेन करके चलता है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि बिजनेस अपने पास अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा फंड मेंटेन कर रहा है तो उस फंड को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकता था, कुछ रिटर्न मिल सकता था इन्वेस्ट करने से, वो रिटर्न का लॉस हो रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी, अगर बिजनेस कंप्लीटली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रहा है तो इसका मीनिंग ये होगा कि बिजनेस जितना भी फंड आ रहा है उसको प्रॉपर यूज कर रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पास मेंटेन नहीं कर रहा है, सिर्फ रिटर्न के बारे में देख रहा है। जो भी फंड आता है थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा है तो उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो दोनों ही पोजीशन बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो कैश की कमी आ जाएगी, हो सकता है बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन में प्रॉब्लम आने लग जाए। लिक्विडिटी के बारे में देखेगा तो अपने पास कैश तो बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन वो रिक्वायरमेंट से एक्सेस ज्यादा, अगर हम लिक्विड एसेट्स अपने पास मेंटेन करते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न कमा सकते थे। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि इसके बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रेशियो है वो स्टॉक होल्डर, जो हमारे बिजनेस का स्टेक होल्डर है, उनकी पेमेंट टाइमली कर देंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, कोई बिल्स पेबल हो गए। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर मेनली दो रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1010 है, कह रहा है व्हेन ए पार्टनर हैज एग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन। कह रहा है एक पार्टनर है, वो कहता है कि डिसोल्यूशन वर्क खुद देखेगा वो, और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। एंड बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और वो पार्टनर ही रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस उठाएगा। मींस कि उसको उसके काम के बदले में रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? वो पार्टनर खुद उठाएगा। देन व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म। तो कह रहा है कि जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में हुए उनकी पेमेंट फर्म ने कर दी। यहाँ देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट फर्म ने नहीं करनी थी, किसको लगने थे? वो एक्सपेंसेस पार्टनर ने उठाने थे। और अगर फर्म पेमेंट कर देगी तो इसका मतलब ये होगा कि फर्म ने तो पार्टनर को पैसा दिया है, और पार्टनर को अगर फर्म ने वो पेमेंट करी है तो उस पेमेंट को फर्म क्या करेगी? पार्टनर के कैपिटल से चार्ज कर लेगी। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? पार्टनर के कैपिटल से चार्ज करेगी फर्म। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें से अगर कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस कम होगा। अब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट वाली कोई भी आइटम अगर कम करनी है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, पेमेंट फर्म ने की है तो पेमेंट करने से फर्म का बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो बैंक बैलेंस एसेट्स होती है।
पेमेंट की तो बैंक बैलेंस कम हुई, डिक्रीज हुई। अब बैंक बैलेंस अगर डिक्रीज हुआ तो एसेट्स कम हुई है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कम हुई तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट देखे, इसी टाइप से 10 क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम।